नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी व्याकरण का जो हमारा पहला बिंदु चल रहा है वर्ण विचार। वर्ण दो प्रकार के थे, स्वर और व्यंजन। तो जो स्वर है वो हमारा पूर्ण हो चुका है। जो दूसरा प्रकार है व्यंजन, उसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो व्यंजन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होगा? व्यंजन को हम निशान या चिन्ह भी बोलते हैं। व्यंजन को हम जो पका हुआ भोजन होता है पकवान भी बोलते हैं। और वर्णमाला में वर्णमाला में जो वर्ण का दूसरा रूप है उसे हम व्यंजन बोलते हैं, जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो हम देख लेते हैं, तो इसकी जो परिभाषा रहेगी वह देखते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या वे ध्वनियाँ या वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, उन्हें हम व्यंजन कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। ये देखो, मैंने यहाँ पूरा लिखा हुआ है 33 के 33 व्यंजन। तो हम इन्हें पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अय, ट, ठ, ड, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, म, य, र, ल, व, श, स, है। ये सारे के सारे कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। और जो व्यंजन का वास्तविक रूप होगा वो हल सहित होगा। जो इस चिन्ह को हम बोलते हैं इसे हल बोलते हैं। इससे वर्ण आधा हो जाता है। किसी भी वर्ण के नीचे हम अगर हल लगा देते हैं वो आधा हो जाता है। और जो जिस वर्ण के नीचे हल लगा होता है उस वर्ण को हम हलंत बोलते हैं। तो इसे हम हल बोलेंगे, और जो वर्ण के नीचे होगा उसे हलंत बोलेंगे। तो क से लेकर जो प की जो म तक हैं, क से लेकर जो म तक हैं, ये जो हैं इनको याद करने में थोड़ी सी परेशानी होती है विद्यार्थियों को। इनका जो क्रम है उनको याद करने में परेशानी होती है। तो इसलिए मैंने एक छोटी सी विधि बनाई है इसको याद करने के लिए। वो है कचटतप। कचटतप मतलब ये क वर्ग, च वाली लाइन है च वर्ग, ट वाली ट वर्ग, त वाली त वर्ग, प वाली प वर्ग। तो इन सारों को पांचों को मिला के क्या बना? कचटतप। तो कचटतप विधि से हम इनकी जो क्रम है उनको याद रख सकेंगे हम। तो ये तो हो गया वर्ग। इस लाइन को हम किसमें रखेंगे? इसको वर्ग में रखेंगे, यानी क वर्ग के अंदर आते हैं, ये च वर्ग के अंदर आते हैं, ये व्यंजन ट वर्ग के अंदर आते हैं, ये त वर्ग के, ये प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम वर्ण बोलेंगे। वर्ण यानी प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण। जब आप संधि करेंगे तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी। जैसे क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा होगा? ग। च वर्ग का दूसरा वर्ण, द्वितीय वर्ण क्या होगा? छ। तो ये बहुत ही आपको आगे काम आने वाली चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं हम स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन कौन से होंगे? जिन व्यंजनों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे जो स्वर तंत्र से कहीं ना कहीं स्पर्श होकर बाहर निकलते हैं। स्वर तंत्र से कहीं ना कहीं वो स्पर्श होकर बाहर निकलते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क से लेकर म तक होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे क वर्ग, क को हम बोलते हैं तो हमारा जो स्वर तंत्र है, कौन से स्वर तंत्र से ये आवाज़ निकलती है, ये उच्चारित होता है वर्ण, वो है क, कंठ। क वर्ग किससे होगा? कंठ से होगा। ठीक है। जैसे च है वो किसे? तालु से होता है। यानी क से लेकर जो म तक हैं, जो 25 व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आएंगे। ये स्वर तंत्र के कहीं ना कहीं से ये स्पर्श होकर उच्चारित होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अब इनका थोड़ा सा अर्थ अपन देख लेते हैं। अंत्य का मतलब होता है अंदर, स्थे का मतलब होता है बैठना या विराजमान। मतलब इन व्यंजनों के अंदर कोई ना कोई स्वर या व्यंजन विराजमान है, या इसमें विद्यमान है या बैठा हुआ है। ये कौन कौन से रहेंगे अंतस्थ व्यंजन? ये है
र, ल और व, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। इनके अंदर कौन विराजमान है, कौन बैठा हुआ है, वो थोड़ा देख लेते हैं। जब हम संधि करते हैं तो संधि हम जब टुकड़े करते हैं तो टुकड़े करते हैं तब ई प्लस अ बनाते हैं, तब क्या बनता है? ये बनता है। और र का अंदर क्या होता है? री होता है। इसमें ल में री होता है, व में ऊ होता है ना। तो इनके साथ इनके अंदर ये चीज़ विराजमान है, बैठी हुई है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद बात करते हैं हम अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन से होते हैं? ये और वह अर्धस्वर होते हैं, यानी ये जब संधि करेंगे तब हमें ये पता चलेगा। इसमें ई प्लस अ बराबर ये होगा, ई प्लस अ बराबर ये बनता है और ऊ प्लस अ बराबर वह बनता है। जब हम संधि करेंगे तब हमें ये पता चलेगा। तो इसमें ये स्वर हैं तो इन्हें हम अर्धस्वर भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन में कौन से व्यंजन आएंगे देख लेते हैं। श, स, स और ह। इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तब हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा मतलब जब हम थोड़ा सा हमें इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख से एक ऊष्मा बाहर निकलती है, एक भाप बाहर निकलती है। जब हम बोलते हैं, आप उच्चारण करके देखिए, आपको थोड़ा सा ये महसूस होगा कि हाँ, गर्म जो भाप है वो हमारी बाहर निकल रही है, जैसे श, स, ह। तो ये हम 4 जो व्यंजन हैं उसे हम ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन हैं वो वर्णमाला में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, हर परीक्षा में आपको ये देखने को मिलता है। तो ऊष्म संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अक्ष, त्र, गे और श्रेय। अक्षय है, ये किससे बना है? क्षत्रिय वाला। इसमें को आधा रहेगा और हल्के सहित रहेगा, और श से षटकोण वाला श रहेगा, और इन दोनों के मेल से जो बनेगा वो क्या बनेगा? अक्षय बनेगा, और इसे हम संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद है त्रय, आधा तय और पूरा र, त्रय बनेगा। गे, गे कैसे बनता है? ये भी बहुत बार प्रश्न देखने को मिलता है। इसमें इसको बनाने में थोड़ी समझ में नहीं आता है, इसलिए इसमें विद्यार्थी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम देख लेते हैं, जे हलंत लगा होगा और अये, इन दोनों के संयुक्त होने पर ही ये गे बनता है। उसके बाद है श्रेय, इसमें श आधा रहेगा प्लस में र। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं।